गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञानचंद द्वितीय ने 1698 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक शासन किया था। 1699 ईस्वी में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ज्ञानचंद द्वितीय ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर पर किसने स्थापित किया था। तो अब तब हम आंसर करेंगे ज्ञानचंद द्वितीय, क्योंकि इससे पहले हमने बाज बहादुर चंद पे भी पढ़ा था कि वह अपने साथ नंदा देवी की प्रतिमा लेकर अल्मोड़ा में स्थापित करते हैं। और यहाँ पर है स्वर्ण प्रतिमा। नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर नंदा देवी में कौन स्थापित करता है, तो तब हम आंसर करेंगे ज्ञानचंद द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानचंद द्वितीय के समय गढ़वाल राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा था। तो ज्ञानचंद के समय गढ़वाल राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा था। 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद द्वितीय व फतेह शाह के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुधौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ज्ञानचंद द्वितीय व फतेह शाह के मध्य 1703 ईस्वी में। 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद डोटी पर अभियान अपने पिता उद्योग चंद की हार का बदला लेने के लिए किया था। तो 1704 में ज्ञानचंद ने डोटी अभियान किया था अपने पिता उद्योग चंद की हार का बदला लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं की सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ। डोटी नरेश हारकर भाग गया, किंतु इसके सैनिकों को मलेरिया हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया था, ज्ञानचंद ने। और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे भी लगवाए। ज्ञानचंद द्वारा सूर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल या द्योल कहा जाता है। तो ज्ञानचंद द्वारा जो सीरा व सूर में बनाए गए मंदिर थे उनको देवल या फिर द्योल कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक जगतचंद। जगतचंद के समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है, तो जगतचंद के समय को। जगतचंद का कार्यकाल 1708 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक था। तराई भाबर से 9 लाख की आय जगतचंद के समय होती थी। जगतचंद स्वयं मिलनसार व्यक्ति व प्रजा का हितैषी राजा था। इंपॉर्टेंट, जगतचंद ने राजकाज के पहले वर्ष लोहबागढ़ व बधानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया। श्रीनगर में जगतचंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गया। उसने श्रीनगर में कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान दे दिया था। जगतचंद के समय फतेह शाह ने कत्यूरी घाटी में आक्रमण किया था और बैजनाथ घाटी लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। इंपॉर्टेंट, तो गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ाने वाला शासक कौन था, जगतचंद। जगतचंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की व मुगल शासक ने उसे अभयदान दिया था। जगतचंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, चंद वंश का वह कौन सा शासक था जिसने जुआरियों पर कर लगाया था, तो हम सीधे आंसर करेंगे जगतचंद। जगतचंद की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि चेचक के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, जगतचंद की। इससे पहले हमने दिलीप चंद के बारे में पढ़ा था। दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी और चेचक से जगतचंद की मृत्यु हुई थी। ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को जमीन रौत के रूप में दी थी। जगतचंद ने 1000 गाय दान की थी। तो 1000 गायों का दान करने वाला कौन था, तो जगतचंद, जिस कारण इसे गो सहस्त्र दान भी कहते हैं। तो गो सहस्त्र दान किसे कहते हैं, जगतचंद को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1000 गाय दान किए थे। अब हम पढ़ेंगे चंद वंश का अवनति काल। जगतचंद का उत्तराधिकारी देवीचंद था। 1720 ईस्वी में चंद वंश का अवनति काल शुरू हो गया था। देवीचंद ने 1720 से 1726 तक शासन किया था। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद को काफी धन बर्बाद किया, जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहते हैं, तो देवीचंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य कहते हैं। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन कि कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक व कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहते हैं, देवीचंद को कहते हैं। श्रीनगर जीतने के असफल प्रयास में देवीचंद ने एक पहाड़ी को विजित कर उसी नाम फतेहपुर दे दिया। तो एक पहाड़ी को जीतने के बाद उसका नाम फतेहपुर देवीचंद के द्वारा रखा गया था। देवीचंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। देवीचंद के समय काकड़ी घाट में बाबा हर्षपुरी रहते थे, जो देवीचंद को देबुआ कहकर पुकारते थे। देवीचंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में माणिक बिष्ट व उसके पुत्र पूरनमल बिष्ट ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि देवीचंद की हत्या किसके द्वारा की गई थी, बिष्ट दरबारी जो कि माणिक बिष्ट व पूरनमल बिष्ट हुआ करते थे।
देवी चंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद व शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद इत्यादि कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे। तो सीधे क्वेश्चन कि कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। या फिर चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। अजीत चंद के समय पूरनमल व उसके पिता मानिक चंद गौड़बिस्ट ने अन्यायपूर्ण शासन किया, जिसे कुमाऊं में गेंडागर्दी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं में गेंडागर्दी किसे कहा जाता है? पूरनमल बिस्ट व मानिक बिस्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में गेंडागर्दी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद का कार्यकाल 1730 से 1747 ईस्वी तक था। राजा बनने से पूर्व कल्याणचंद डोटी के कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था और तथा अनपढ़ राजा था। तो अनपढ़ राजा कौन था? कल्याणचंद चतुर्थ। कल्याणचंद चतुर्थ के समय 1743 से 45 ईस्वी में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं में रोहिलों ने कब आक्रमण किया था और किसके समय आक्रमण किया था? कल्याणचंद चतुर्थ के समय किया था, 1743 से 1745 तक। 1743-44 में ईस्वी में रुहेलखंड या कटिहार के सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की मदद की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो किसकी सहायता प्रदीप शाह ने की थी? तो हम आंसर करेंगे कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता करी थी रोहिला आक्रमण के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। कल्याण चंद को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था। तो काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने कल्याण चंद को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था। कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौ महिला महल बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अल्मोड़ा में चौ महिला महल किसने बनाया था? कल्याण चंद चतुर्थ ने। इससे पहले हमने पढ़ा था तल्ला महल उद्योचंद ने, मल्ला महल रुद्रचंद ने। वह अपनी राजधानी को राजपुंगा कहता था। कल्याण चंद ने लच्छी गुसाई मंदराल को सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांव का सयाना था। तो कल्याण चंद ने सयानाचारी किसे सौंपी थी? लच्छी गुसाई मंदराल को। कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कल्याण चंद चतुर्थ के समय उसका लेखक कौन था? बलिराम चौधरी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक था। कल्याण चंद चतुर्थ के समय अवध के नवाब मंसूर अली खां ने कुमाऊं की तराई पर अधिकार किया और शिवदेव जोशी को बंदी बनाया गया। तो इसके समय पे अवध के नवाब मंसूर अली खां ने भी आक्रमण किया था। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक हैं कवि शिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है? कवि शिव, जो कल्याण चंद के राजकवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके राजकवि कौन थे? वो थे कवि शिव। और लेखक कौन थे? बलिराम चौधरी। राजा बनने के बाद कल्याण चंद ने गेंडागर्दी शासन के नायक पूरनमल एवं मानिक चंद को मारने का आदेश दिया। जीवन के अंतिम समय में कल्याण चंद चतुर्थ की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब पढ़ेंगे कल्याण चंद चतुर्थ के उत्तराधिकारी दीपचंद। 1748 ईस्वी में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना, जिसके समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय पे हुआ था? दीपचंद के समय हुआ था। जिस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। तो इन्होंने मुगल बादशाह का साथ दिया था और मराठों के विरुद्ध एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेना सेनापति हरिराम एवं उप सेनापति वीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में कुमाऊं सेना पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से लड़े थे, जिसके लिए एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट एवं हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया था। पानीपत के युद्ध की समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा प्रकट की थी और लूट के माल में से मकना नामक हाथी, जेवरात एवं अन्य बहुपयोगी चीजें राजा दीपचंद के लिए भेजी थीं, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया था। दीपचंद बड़े ही मिलनसार एवं दयालु प्रकृति के नृपति थे। नृपति मतलब होता है राजा या शासक। उनसे कुछ भी मांगने पर ना कहना तो जानते ही ना थे, जिस कारण उन्हें बहुत सी जागीरें लोगों को प्रदान की थी जिस कारण उन्होंने बहुत सी जागीरें लोगों को प्रदान की थी। राजा दीपचंद व उनके साथ उनके दो लड़कों को सीराकोट के किले में कैद करके रखा गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। तामाढोंग का युद्ध 1755 ईस्वी में शिवदेव जोशी व गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया के बीच हुआ था, जिसमें गढ़पति सरदार नरपत गुलेरिया मारे गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि तामाढोंग का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? शिवदेव जोशी व नरपत गुलेरिया के मध्य 1755 ईस्वी में।
नेक्स्ट पॉइंट, शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बनाया था। तो शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद हर्षदेव जोशी को बख्शी दीपचंद के द्वारा बनाया गया था। दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली थी और हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। तो दीपचंद के भाई मोहनचंद ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली थी, वह हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया गया, लेकिन हर्षदेव जोशी किसी तरह वहां से भाग निकला। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो सीधे क्वेश्चन कि ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था, तो सीधे आंसर करेंगे हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट पॉइंट, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में ललित शाह की सेना व मोहनचंद के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ललित शाह व मोहनचंद के मध्य 1779 में, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग गया। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था और हर्षदेव जोशी को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि हर्षदेव जोशी के कहने पर ही ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी को बना दिया गया। प्रद्युम्न शाह 1779 से 1786 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जिसने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ गया था, क्योंकि जयकृत शाह इनके बड़े भाई थे प्रद्युम्न शाह के। तो जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आ गया था। 1786 में गढ़वाल एवं कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युम्न शाह के अधीन हो गया। हर्षदेव उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं का शासन करने लगा। मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाकर कुमाऊं की गद्दी हथिया ली थी और मोहनचंद दूसरी बार कुमाऊं का राजा बना। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा, 2 बार शासक बनने वाला चंद वंश का वह कौन सा राजा था, तो हम आंसर करेंगे मोहनचंद। हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार की। 1786 ईस्वी में पालीगांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया। तो पालीगांव का युद्ध 1786 में हर्षदेव जोशी व मोहनचंद के बीच हुआ, जिसमें मोहनचंद हार गया। हर्षदेव जोशी ने 61वां चंद शासक शिवचंद को शासक बनाया। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं, शिवचंद को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हथिया ली थी। लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया। तो लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया था। अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद 62वां चंद शासक था। यदि मोहनचंद को 2 बार गिने तो 61वां चंद शासक था, क्योंकि मोहनचंद 2 बार गद्दी पर बैठा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतिम चंद शासक कौन था, तो हम आंसर करेंगे महेंद्र चंद। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। तो गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता किसके द्वारा दिया जाता है, हर्षदेव जोशी के द्वारा। हवालबाग के साधारण युद्ध में चंदू की हार के बाद 1 फरवरी 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखों का कब्जा हो गया था। तो 1790 में गोरखों ने यहाँ पर आक्रमण किया और हवालबाग के साधारण से युद्ध में महेंद्र चंद मारे गए और गोरखाओं का कुमाऊं में कब्जा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश काल में चंद राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ था, अल्मोड़ा शाखा एवं काशीपुर शाखा। महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान की थी। काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया, जिसके दरबार में कवि गुमानी पंत रहते थे। तो कवि गुमानी पंत गुमान सिंह के दरबार में रहते थे, जो कि काशीपुर शाखा में थे। उत्तराखंड के सांसद रहे केसी सिंह बाबा काशीपुर चंद शासक से चंद शाखा से संबंध रखते हैं। तो उत्तराखंड के सांसद रहे जो केसी सिंह बाबा हैं, उनका संबंध भी काशीपुर शाखा से है। अब हम पढ़ेंगे शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी कुमाऊं के कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सीधे क्वेश्चन कि कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहते हैं, शिवदेव जोशी को। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा था और शिवदेव जोशी कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था। तो सीधे क्वेश्चन, कुमाऊं का शिवाजी कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहते हैं, शिवदेव जोशी को कहते हैं और शिवदेव जोशी कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था। शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण का डटकर सामना किया था। शिवदेव जोशी को सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन दिया गया था। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी, कल्याण चंद चतुर्थ ने। शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक नियुक्त किया था।
जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुमाऊं का बैरम खां, कुमाऊं का कौटिल्य, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहते हैं? शिवदेव जोशी को कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को हरकदेव जोशी भी कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुमाऊं का किंग मेकर किसके किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी को। डब्ल्यू फ्रेजर व कैप्टन हियर्से ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा और हर्षदेव जोशी ने लगभग 8 नरेशों की गद्दी पर बैठाया था। तो 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाने का श्रेय हर्षदेव जोशी को जाता है। इसीलिए डब्ल्यू फ्रेजर व कैप्टन हियर्से हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर्षदेव जोशी को विभीषण किसके द्वारा कहा गया था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। और कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा था फ्रेजर व हेयरसे ने, और किंग मेकर कहा था हर्षदेव जोशी को, किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं में नेपाल की देन एवं संबंध। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमिता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था। किरातू ने कुमाऊं व नेपाल के साथ साथ राज किया, जिन्हें किराती व राई राजा कहा जाता था। किरातों के बाद खसों ने भी कुमाऊं व नेपाल में शासन किया, जिनके कारण खसकुरी भाषा का उद्भव हुआ था। नेपाल में लिच्छवी राजवंश ने शासन किया और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसको हम जीएस में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन व नेपाल शासक अंशुवर्मन के बीच मैत्री भाव व्यवहार था। प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म प्रचार किया था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर व और नेपाल में गोरख पहाड़ी का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ था। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला गंगनाथ, जो नेपाल से साधु बनकर कुमाऊं आए थे, वे स्वयं चंदवंशी राजकुमार थे। प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद नेपाल के रहने वाले थे। नेपाली भाषा नेवारी व खसकुरी का प्रभाव कुमाऊनी भाषा में दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नेपाली भाषा नेवारी व खसकुरी का प्रभाव कुमाऊनी भाषा में दिखता है। कुमाऊं में हिल जात्रा उत्सव नेपाल की देन है। तो कुमाऊं में जो हिल जात्रा उत्सव मनाते हैं वो नेपाल की ही देन है। नेपाल में इसे इंद्र जात्रा कहते हैं। तो नेपाल में हिल जात्रा को इंद्र जात्रा कहते हैं। कुमाऊं में प्रचलित हरेला, घुरड़िया त्योहार व ओल्गा प्रथा भी नेपाली रीति रिवाज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं के पवित्र गोरिल देवता एवं सीरा में प्रचलित रौद देवता का निवास भी नेपाल में ही था। कुमाऊं में पीठ पर बोझा रखने एवं मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाना आदि प्रथा नेपाल की ही देन है। कल हम पढ़ेंगे चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। आई होप आप सभी को जितना पढ़ाया है समझ आया होगा। तो कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।